वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे कि महंगाई के इस दौर में जो किताबों के शोबे से वाबस्ता लोग हैं, जो बिज़नेस करते हैं, पब्लिशर्स हैं, उनका शोबा किस हद तक मुतासर हुआ है। आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जा सकती है और उसमें कौन कौन सा माफिया इन्वॉल्व है, इस पर हम बात कर रहे थे। और हमारे साथ शाहिद महमूद डोगर साहब मौजूद हैं, जो कि CEO हैं डोगर पब्लिशर्स के। अच्छा शाहिद साहब, एक और ये चीज़ कि आप कह रहे थे जिस तरह माफियाज की बात कर रहे हैं, जो फिर हुकूमत को भी एट टाइम्स ब्लैकमेल करते हैं, या अगर फ्री ऑफ कॉस्ट बात की जाती है सरकारी स्कूलों में किताबें देने की, सो वहाँ पर भी ब्लैकमेलिंग वाला फैक्टर आता है। आप ऑक्सफोर्ड के हवाले से भी कोई बात करना चाह रहे थे कि इस वक्त सबसे ज़्यादा किताबें ऑक्सफोर्ड की महंगी मिलती हैं, इसको भी थोड़ा बताएं कि ये क्या चीज़ें हैं। जो पहले मैंने जिक्र किया ना आपसे कि 280 पेज बना के, ये मैं ऑक्सफोर्ड की बात कर रहा था। जो गवर्नमेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में भी जो हमारा लोकल पब्लिशर है वो उनको प्रमोट नहीं कर रहे। हालांकि लोकल पब्लिशर जो 0 से लेके 5th तक काम कर रहा है, उनकी प्राइजेज़ कंपैरेटिवली उनसे काफ़ी कम होती हैं, ऑक्सफोर्ड से काफ़ी कम है। लेकिन अब पीछे टेक्स्ट बुक बोर्ड ने एक बना दिया कि जो 0 से 5th तक का काम करेगा उनको टेक्स्ट बुक बोर्ड से NOC लेना पड़ेगा। ये अप्लाई जो लोकल पब्लिशर है उन पे अप्लाई हुआ है, लेकिन ऑक्सफोर्ड वालों पे नहीं हुआ। उनकी कीमतें भी ज़्यादा है। वो NOC की एक फ़ीस रखी हुई उन्होंने, 50,000 है, 25,000 किसी किताब की 1 लाख है। लेकिन जो फॉरेन पब्लिशर है, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज वाले या दूसरे तीसरे, उनके लिए ये उन्होंने नहीं किया। हालांकि यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर पे एक ख़ास शोबा बनना चाहिए, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इनको मॉनिटर करे। बिल्कुल ठीक होगा। आप चाहते हैं कि हुकूमती सतह पर कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी बने जो इन चीज़ों को मॉनिटर करे। फाइनल रिमार्क्स आपसे लेना चाहूँगी, आपको कोई बेहतरी नज़र आती है महंगाई के हवाले से, या इस शोबे से वाबस्ता लोग जिनका जो बड़ा प्योर काम कर रहे हैं, क्लियर काम कर रहे हैं और मुतासर हुए हैं ऑब्वियसली महंगाई से, सो चीज़ों को की बेहतरी के हवाले से कोई आप उम्मीद रखते हो? देखिए, इस्लाम में भी है जज़ा सज़ा का कानून जहाँ नहीं होता वहाँ कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में ये है कि जो जज़ा तो दे देते हैं, सज़ा कुछ नहीं देते। ये एक दफ़ा एक ऐसी पॉलिसी बना दें जो सब पे अप्लाई हो। अगर उसको कोई वायलेट करे तो उसके ऊपर वो उनको फ़ाइन करें, जुर्माना करें। तो ये अपना सालों की बात नहीं, ये महीनों में काम सीधा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हाँ। हो गया। थैंक यू सो मच शाहिद महमूद डोगर साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जब हम डेंगू केसेस की बात करें, सो रवा बरस जो है लाहौर में अब तक जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के हवाले से 167 हैं। और डेंगू केसेस की तादाद में अगर हम देखें तो इजाफा होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता 20 डेज़ का अगर हम डेटा उठाकर देखें तो 74 डेंगू के केसेस सामने आए। और अगर हम पिछले 3 दिनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पिछले 3 दिनों में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 27 के करीब केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इसकी क्या वजह है, हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और इससे आगे चलकर अद्वियात जो इस वक्त नापैद है, जो ज़रूरत की अद्वियात है, जिस तरह से अगर हम बात करें तो शुगर के मरीज़ों के लिए अद्वियात इस वक्त अवेलेबल नहीं जो उनको ज़रूरी चाहिए होती हैं। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात कर लें जो बड़ी कॉमन है लेकिन मार्केट से गायब है, इसकी क्या वजूहात हैं, दोनों चीज़ों पर बात करेंगे लेकिन टर्न बाय टर्न। तो सबसे पहले हम ज़रा डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा, इससे आगाज़ गुफ्तगू का करना चाहेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियाँ नवीद साहब इस वक्त शो में मौजूद है हमारे साथ। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ साहब, क्या वजह है डेंगू केसेस अगर हम इस साल अब तक उठाकर देख लें तो वो तो चले थे 167 के करीब, लेकिन जो पिछले 3 रोज़ का अगर हम डेटा उठा के देखें तो तकरीबन 27 से 30 केसेस अगर हम लाहौर की बात करें तो इसमें रिपोर्ट हुए हैं। और ये 3 दिनों का डेटा है। बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये है कि अभी ये डाटा आपने बताया है, ये महकमे ने जारी किया है, और महकमे के जारी करदा दादोशुमार के ऊपर मैं तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। मुझे डॉक्टर्स ने बताया, मुख्तलिफ अस्पतालों के डॉक्टर्स ने, कि जी पेशेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम डाटा देखते हैं तो वो पेशेंट तो फिर पेशेंट उस डाटे के मुताबिक तो इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये डाटा डिलीट कर रहे हैं। कन्फर्म मैं आपको बता दूं कि ये डाटा डिलीट कर रहे हैं। पेशेंट ज़्यादा है अस्पतालों में। डॉक्टर्स ने मुझे बताया ये डैशबोर्ड के ऊपर सिर्फ अपनी कारकर्दगी ज़ाहिर करने के लिए महकमा सेहत वाले ये काम कर रहे हैं। जी मैं अंदर की आपको खबर दे रहा हूँ, आपके मॉर्निंग शो में ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ।
सेक्रेटरी हेल्थ को इसको ये देखना आप चाहिए। खबर हमें ये दे रहे हैं कि डेटा जो है उसमें रद्दोबदल पेशेंट की ज्यादा जा है, रही ये बहुत कम डाटा है। पेशेंट डेंगू के बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो सरकारी आदादोशुमार हैं वो गलत रिपोर्ट हो रहे हैं, गलत वो हमें रिपोर्ट हो गलत रहे हैं। बताए जा रहे हैं। इसमें जो अस्पताल वाले रिपोर्ट करते हैं केसेस, वो डैशबोर्ड के ऊपर अपलोड ही नहीं किया जाता। डिलीट से मुराद ये है कि उसको अपलोड ऐड ही छुपाने नहीं की किया वजह जाता। क्या है? वजह ये है कि इकदामात करने पड़ेंगे। इकदामात करने पड़ेंगे। हर टाउन का जो DDOH है वो अपनी कारकर्दगी शो कर रहा है कि जी मैंने बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल कर लिया है, ज़बरदस्त, बल्ले बल्ले, कोई पेशेंट ही नहीं है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अलार्मिंग सिचुएशन है, डराना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो काम कर रहे हैं ये ख़तरनाक है। खुदा ना खास्ता अगर ये वायरल हो जाता है तो फिर जो है वो, आपको पता ही है कि डेंगू के लिए जो भी एक मरीज़ जब डेंगू का बनता है तो उसको 10 से 15 रोज़ तो लगते ही हैं। और 10 से 15 रोज़ के बाद भी उसका जो हाल होता है, वो बेचारा चलने फिरने से कासिर हो जाता है, उसकी ताकत ही नहीं रहती। इतना और खतरनाक ये अनफॉर्चुनेटली बुखार है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके साथ ऑलरेडी कोई ना कोई किसी संगीन नौयत की बीमारी वाबस्ता होती है। उनको अगर डेंगू हो जाए वो तो तो उनके बहुत लिए तो ज़्यादा फिर खतरनाक है, जानलेवा बहुत एट ज़्यादा। टाइम साबित होती है। सो वो- इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में इंडिविजुअल्स को भी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। हुकूमती सतह पर भी इकदामात लेने की ज़रूरत है। अगर हम लाहौर की बात करें तो इस वक्त डेंगू सेंटर्स जो हैं, या इस हवाले से ऑब्वियसली डेंगू वार्ड जो हैं, वो कहाँ पर कायम किए गए हैं? कौन कौन से डेंगू अस्पतालों में? वार्ड तो सारे अस्पतालों में पहले से ही मौजूद है। वो एक ही वार्ड होता है, उसको जब कोरोना आ जाता है, खुदा ना खास्ता कोरोना का बना लिया जाता है। डेंगू आ गया तो डेंगू, गैस्ट्रो आ गया तो गैस्ट्रो, चेंज ही करना है वहाँ पे। वो एक जो बैनर लगाया होता है वो चेंज ही करना है, वो तो इन्होंने बनाया हुआ है। वहाँ पे पेशेंट इंतजामात हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में? इंतजामात भी आप यही कह लें कि जो है वो उस तरह जो है वो फोकस नहीं है। लेकिन इस वार्ड अलग से बनाए हुए हैं, वो पहले से ही बने हुए हैं। वहाँ पे पेशेंट जो है वो दाखिल किए जाते हैं। लेकिन मसला अब ये है कि पेशेंट जो डेंगू का है उसके लिए इन्होंने वो किया है, बल्कि पहले से ही है कि 90 रुपए का टेस्ट करवाएं, जो बहुत सस्ता किया हुआ है। वो है, वो सरकारी में भी करा सकते हैं, प्राइवेट, सरकारी में तो बिल्कुल फ्री है, प्राइवेट में मसला अब सिर्फ वहाँ पर आ रहा है कि एक तो ये है कि हमेशा डेंगू के ऊपर जब हम कंट्रोल जब भी किया है, कंट्रोल डेंगू के ऊपर ये नहीं है कि वो मच्छर बन गया तो फिर किया, ऐसा नहीं है। मरीज़ों की तादाद तो बढ़ती जाएगी, मरीज़ आएंगे, उनका इलाज होगा और उनको वो अल्लाह ताला उनको सेहत देगा और बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मसला है कि पिछले सीज़न में बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, आपने देखा है। रोज़ ही कोई ना कहीं लाहौर के किसी इलाके में बारिश होती है, तो जो पानी खड़ा होता है उसमें हमने सर्वेलेंस करनी है। और ये जो टीमें हैं ये जाकर घरों में, हर घरों में जाकर, घर में जाकर जो है वो चेक करें, फैक्ट्रियाँ चेक करें, स्कूल चेक करें, कॉलेज चेक करें, सरकारी इदारे चेक करें। अब इसमें ये भी है कि ये ब्लैकमेल भी करते हैं भाई, किसी जगह से नहीं अगर लार्वा मिला तो उनके ऊपर डाल देते हैं। ये भी मैंने बहुत सारी शिकायत सुनी है। तो ये एक टीम वर्क है और इस तरह ना किया जाए कि लेकिन देखिए, जब हमने अगर शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत की बात करें, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे आज से कई साल पहले, तो उन्होंने उस वक्त जो इनिशिएटिव्स लिए थे वो बड़े अच्छे थे। मतलब जिसका क्रेडिट होता है वो उसको देना चाहिए। उस टाइम हम सर्वेलेंस टीम्स भी देखते थे, डेंगू टीम्स भी देखते थे, मच्छर मार स्प्रे भी हो रहे होते थे, ये तमाम चीज़ें हो रही होती। अभी है निगरान सेटअप, थोड़ा सा काम स्लो हुआ तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, लेकिन राइट नाउ अगर हम बात करें तो निगरान हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? हमारे तो निगरान वज़ीर सेहत पंजाब की अगर हम बात करें तो वो ख़ुद भी एक डॉक्टर है, वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इकदामात इस वक्त लिए जा रहे हैं, उसको भी थोड़ा बता दें, और जो नहीं लिए जा रहे लेने चाहिए वो भी थोड़ा सा बता दें। परसों से जो पेशेंट का जो डाटा है जो हमने ब्रेक करना शुरू किया है, इसकी रेशो बढ़ी है और हमने अपने ज़राए से जो कन्फर्म किया है। तो मैंने नहीं कोई देखी मीटिंग हुई हो चीफ सेक्रेटरी पंजाब की या फिर जो है वज़ीर सेहत निगरान प्रोफेसर जवेद अकरम साहब काबिल एहतराम है, उनकी कोई मीटिंग। आज इन्होंने पहली दफ़ा जो है जब ये मीडिया ने थोड़ा सा इसके ऊपर ख़बरें चलाना शुरू की तो आज इन्होंने हैंड आउट जारी किया, एक डाटा दिया है और वो भी इंतहाई कम डाटा। ये जो है वो डाटा के ऊपर बिल्कुल भी मैं ये समझता हूँ कि ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्टर्स बताते हैं कि भाई पेशेंट इतने ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं, जो पेशेंट आ रहा है डेंगू का आ रहा है, और आगे डाटा जब हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि पेशेंट है ही नहीं है। तो इसका तो नुकसान होगा ना। आप आंखें बंद कर लें और आप कहेंगे जी आंखें बंद करके हम सारा कुछ कर लेंगे, खुदा ना खास्ता ये वायरल हो सकता है, वो बात बन सकती है। अब क्या किया जाना चाहिए? फिर हम अगले टॉपिक की तरफ सबसे पहले जो आपने अभी कहा कि जी पिछले द्वार की बात करूँगा, जब शहबाज शरीफ था उस वक्त जब वज़ीर आला थे तो वो अलसुब जो है वो एक मीटिंग कॉल करते थे।
कम से कम ये आलल सुबह नहीं उठ सकते तो 11-12 बजे एक मीटिंग रखें, सारे जो है वो CO हेल्थ लाहौर तमाम DDO से पूछे, और उसके बाद जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तमाम CO से पूछे, और उसके ऊपर SOP जारी किए जाएँ। थोड़ा सा फोकस करें, देखें जिस तरफ हुकूमत फोकस करेगी उसी तरफ काम शुरू हो जाता है। आजकल निगरान वज़ीर आला पंजाब अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं तो सारे उस तरफ हैं, अस्पताल बेहतर कर रहे हैं, अस्पताल बेहतर कर लें, मतलब कि एक काम हम छोड़ते हैं और दूसरे की तरफ भाग जाते हैं। सही। सो सबसे पहले हुकूमत को फोकस्ड होना बिल्कुल, पड़ेगा, इसको मसले को समझना पड़ेगा, इसकी नौयत, इसकी इंटेंसिटी को समझना पड़ेगा। सर्वेलेंस टीम, उनका काम कितना यहाँ पर ज़रूरी है, इस वक्त कितनी डिप्यूट की गई है, गली गली जो है वो स्प्रेस करना ये कितना ज़रूरी ये है, बिल्कुल भी लार्वा नहीं को बता बर रहे। वक्त तल्फ करना ये नहीं कितना बता रहे ज़रूरी है। लार्वा कितना तलब किया है, ये बताएं रोज़। देखें ना कि पूरे पंजाब में इन्होंने ये केसेस बताए, इससे ज़्यादा डॉक्टर बता रहे हैं कि ये केसेस हैं। लार्वा इस तलब वक्त कोई करने- टीम्स अवेलेबल हैं जो टीम फील्ड तो में है, जाकर और काम वही करें? टीम है जो डेंगू में काम करती है, वही टीम है जो सही। पोलियो में काम करती है, टीमें तो हैं। अच्छा और- चलें, मूविंग ऑन, अभी हमारे पास वक्त कम है, सो मैं अगला टॉपिक भी आपसे डिस्कस ये करना चाह रही हूँ कि अगर हम अद्वियात देखें तो इस वक्त बहुत सी अद्वियात नापैद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन अगर हम देखें तो शुगर के हवाले से जो ज़रूरी अद्वियात हैं वो लोगों को अवेलेबल नहीं है, ब्लड प्रेशर और जो कॉमन अद्वियात हैं वो भी इस वक्त मार्केट से गायब हैं। इसी तरह डायरिया की और बड़ी कॉमन जो मेडिकेशंस हैं वो हमें मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल नहीं मिल रही। व्हाट डू यू थिंक, ये डेलिबरेटली इनको गायब किया गया है, आने वाले वक्त में मज़ीद कीमतें बढ़ानी है, क्या वजह है कि ये हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं मिल रही, और कौन कौन सी अद्वियात? इसमें ये है कि एक तो कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, हेपरिन, बिल्कुल हेपरिन अभी तक नहीं मिल रहा, ये तो पता लगा मैं मेरे ख्याल में मैं बचपन से ये सुन रही हूँ, और ये हेपरिन नहीं है। आपके कोई 5 प्रोग्रामों में मैं कह चुका हूँ। बिल्कुल वही तो कह रही हूँ, बचपन से सुन रही LCs भी ओपन होती हैं जो इन्होंने पाबंदी लगाई थी, और उसके अलावा जो सस्ती दवाई है वो वैसे ही जो है वो ये मेडिसिन कंपनी हैं जो बनाती हैं उन्होंने बनाना बंद कर दिया, उससे प्रॉफिट ही नहीं है, वो दवाई वैसे नहीं मिलती। देखिए अब जो तो लोग जाते हैं, मैं जिस- अपने इर्द गिर्द भी लोगों को देखूं तो वो जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर वो उसी को तलाश कर रहे होते हैं। अब अगर वो अवेलेबल नहीं है, आप ये कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स ने बनाना बंद कर दी क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा था, बहुत कम क्या है। प्रॉफिट बढ़ाया नहीं जा सकता? ठीक है, फिर अल्टीमेटली बोझ तो पड़ेगा, लेकिन बजाय इसके कि लाइफ सेविंग आपकी मेडिसिन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, वो मार्केट से बिल्कुल गायब हो जाए, इसकी जगह आप ये कर लें कि कीमतें थोड़ी सी आप बढ़ा दें, या कीमतें बढ़ा दें या फिर उसका अल्टरनेटिव जो है वो इस्तेमाल करें। जिस तरह पैनाडोल है, पैनाडोल के कई और पड़ी, लेकिन डॉक्टर पैनाडोल ही लिखते हैं कि वो ही लें, तो फिर जो है वो ज़ाहिर है पैनाडोल शॉर्ट होगी। इस वक्त कौन कौन सी ज़रूरी अद्वियात नहीं अवेलेबल है? जिस तरह मेरे नॉलेज में आया था अस्थमा की भी कुछ अवेलेबल नहीं है, आपके ख्याल में कौन कौन सी अवेलेबल नहीं है और किन को अवेलेबल किया जा सकता है? अच्छा, ये बहुत मैं आपको बता दूंगी, ये जिस तरह आपने बताया कि अस्थमा, उसके अलावा शुगर के अमराज में मुब्तला मिर्गी जिन मरीज़ों को पड़ती है उनकी अद्वियात, और बहुत सारी अद्वियात जो है ये जो बहुत सस्ती भी हैं और इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, ये दवाइयाँ जो है वो काफ़ी अरसा से ये शॉर्टेज है। और इसका एक हल तो आपने ये जिस तरह बताया कि इनकी कीमतों में थोड़ा सा इजाफा किया जाए ताकि जो, लेकिन रैब की जानब से इजाफा नहीं किया जाता, ज़ाहिर है जब इजाफा करने की कोशिश की जाती है तो फिर उस वक्त जो है वो एहतजाज वगैरह भी होता वैसे है। ये और वो सारा हुकूमत खुद नहीं कोई ऐसा एक अथॉरिटी मुख्तस कर दे, कोई शोबा मुख्तस कर दे जो खुद से मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दे कि ठीक है हुकूमत अपना मार्जिन उसमें रखे ही ना, ब्रेक इवन, और उस पर जो है मेडिसिन मुहैया की जाए। ये जो लोकल फार्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की उन्होंने ये करना है, लेकिन लोकल फार्म इंडस्ट्री के जो हालात आपके सामने ही है वो, तो आप बिल्कुल, मुझे तो आपकी बातों से लग रहा है बिल्कुल नाउमीदी है, और आपको नहीं लगता ये ये तो कई मामला प्रोग्राम इसके ऊपर कर चुके हैं, कई दफ़ा हम कह चुके हैं, लेकिन ये फिर भी जो है नापैद है, ये मार्केट में उस तरह और बिल्कुल अभी available नहीं है। अगर हम देखें बहुत तो सारी ऐसी दवाई है वो बिल्कुल जब उनके पास जाते हैं मेडिकल स्टोर वालों के पास, वो कहते हैं भाई आ ही नहीं रही, लोग इसकी क्या मुतबादल। करें, फिर लोग क्या करते हैं? ज़ाहिर उसके मुतबादल फिर डॉक्टर लिख कर दें, डॉक्टर भी जो है वो वही दवाई अगर लिख के देंगे जो नहीं है। देखें, अब हम भी इसको अपने शोज में बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं और हमने देखा है कि इस पर कोई किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। बहुत अरसे से हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा हर थोड़े अरसे के बाद ये किसी ना किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही होती हैं, लोग भी ख्वार हो रहे हैं, हुकूमत भी ऑब्वियसली अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि निगरान सेटअप है, अगर हम सूबों की भी बात करें और अगर हम फेडरल की भी बात करें, तो फिर हम हर थोड़े अरसे के बाद इसका
शोर क्यों सुनते हैं? फिर लोग भी क्या करें, अब चुप हो जाएं? वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रोग्राम में चीफ एग्जेक्टिव ड्रैब को लें, उनसे ये सारे सवाल करें कि जी ये अद्वियात पता नहीं कितने महीनों से शॉर्टेज है और हमने कई प्रोग्राम भी कर चुके हैं, ये इनका हल क्या है। ज़ाहिर है जी, देखें ये वफाकी सतह के ऊपर ये काम होना है, पंजाब के ऊपर नहीं होना। वफाकी वजारत सेहत ने करना है, इसके लिए ड्रैप एक अलग से अथॉरिटी बनाई गई है। जो शॉर्टेज है अद्वियात की या जो नाकस अद्वियात बनाई जा रही है, ये सारा उन्होंने काम करना है। और उनका एक जो है वो इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ पे लाहौर में भी बैठता है, तो ये सारा काम उनका है। और लेकिन टासे मासी नहीं होते और वो वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से फाइलें पड़ी हुई हैं लोगों की जो अप्रूव नहीं हो रही मेडिसन। तो वो नई मेडिसन अप्रूव नहीं हो रही, तो इनकी अद्वियात में ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वफाकी वजारत सेहत को कि जो अद्वियात शॉर्टेज है, जो अच्छी अद्वियात है, उनकी अगर थोड़ी थोड़ी प्राइसेस अगर आप बढ़ा भी दें और लेकिन अवेलेबल कर दें आप मार्केट में, तो उसका बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन ये बिल्कुल जब उनको प्रॉफिट ही नहीं होता तो वो छोड़ गए हैं, इसको बिल्कुल बनाना ठीक ही है। मैन्युफैक्चरिंग करना छोड़ गए हैं। तो ये सबसे एक बड़ा इन चीज़ों अलमिया को है। ठीक है, ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी इस पर बहुत ही दफ़ा अपने इस प्लेटफॉर्म के तवसत से आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। थैंक यू सो मच मियां नवीद साहब फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी शो के सेगमेंट में जिन मेहमान शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, इनका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा रिच है। ये अदाकार भी हैं, गुलकार भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, शायर भी हैं। और जब ड्रामा इंडस्ट्री में इनकी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, पीटीवी के साथ वाबस्ता रहे, और जो इन्होंने ड्रामाज लिखे, जो मैं उसकी लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैं लिस्ट शेयर करूँगी वो तो चंद एक ड्रामाज की है, लेकिन वो अपने वक्त के बहुत ज़्यादा फेमस ड्रामाज रहे हुए हैं। और आज भी जब लोग उनको यूट्यूब पर जाकर देखते हैं तो वो आज भी उसको एंजॉय करते हैं, और ऐसे लगता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसे ड्रामा से सीख रहे हैं। हमारे साथ असद नज़ीर साहब मौजूद हैं, जो कि पिछले 40 साल से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और अगर हम इनके ड्रामों की, जिन ड्रामास को इन्होंने तहरीर किया और उसकी अगर हम बात करें उस लिस्ट की, तो सोना चांदी, अंधेरा उजाला, दहलीज, दिन, साहिल, अलिफ नून, अलिफ लैला, एक हकीकत, एक अफसाना, और इसके अलावा लिस्ट गोज़ ऑन। लेकिन ये चंद नुमाया नाम जो मैंने आपके साथ शेयर किए, इसमें से कुछ ड्रामाज मैंने खुद भी देखे, तब नहीं देखे हुए, लेकिन ऑब्वियसली यूट्यूब के तवसत से या जब कभी रिपीट हुए तो तब देखे। सो फिर इंसान कहता है कि ये कितने खूबसूरत ड्रामाज हैं। आजकल के ड्रामाज में ग्लैमर ज़्यादा है, लेकिन मॉरल्स और एथिक्स डिस्कस नहीं होते, लेसन उसमें कोई नहीं होता, लेकिन ये तब के ड्रामाज बहुत ही खूबसूरत रहे में। सो हमारे साथ असद नज़ीर साहब इस वक्त शो का हिस्सा है। साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सबसे पहले आपने जहाँ से सफ़र का आगाज़ किया, मैं वहाँ से चाहूँगी कि आप स्टार्ट हों और हमारे देखने वालों को बताएं जी। बहुत और फिर शुक्रिया। उसके बाद मराहिल तय की। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं, मैंने ये ड्रामे लिखे नहीं, मैंने इनमें एक्ट किया था। ये अच्छा, जितने भी ठीक है। सीरियल हैं या ड्रामे किए, मैंने तकरीबन वक्त पाकिस्तान टीवी से 300 ड्रामा तो किया होगा, सीरियल भी है, कराची से भी किया, इस्लामाबाद से भी किया। आगाज़ मेरा था एक समझ लें कि अगर मेरा जो मेन शुरू हुआ था वो 78 से, एक हकीकत एक फसाना था, उसमें शहजाद खलील साहब का एक प्ले था शराब, वो मेरा पहला हिट सीरियल था, सीरीज़ थी वो एक्चुअली, उसमें मुख्तलिफ ड्रामे किए मैंने। और उसके बाद तो फिर साहिल, दहलीज, या पाकिस्तान के जितने भी टॉप क्लास पीटीवी के डायरेक्टर थे सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम किया और बहुत अच्छा लगा। अब वो थे लोग जो उन्होंने, राइटर्स भी थे, मुन्नू भाई थे, इशफाक साहब, यूनुस जावेद साहब, असगर नदीम सैयद, अमजद सलाम अमजद, इतने बड़े नाम थे। उन्होंने ड्रामे भी वो लिखे कि जिनको देखने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती थी। सोना चांदी, लाइक ऐसे। अलिफ लैला इवन बच्चों का था, लेकिन फिर भी वो राइटर्स बड़े अच्छे थे, उन्होंने बड़े अच्छे ड्रामे लिखे। और मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के जितने भी ड्रामे हैं उस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि हम लोग समझते हैं कि अब ग्लैमर है बहुत ज़्यादा ड्रामा में, आपने यही देखा मैं होगा। बात कर रही थी कि आजकल के ड्रामास में ग्लैमर है लेकिन मॉरल्स नहीं। मॉरल नहीं। अच्छा, एक मुझे जो इख्तलाफ है, मैंने भी अभी कुछ 5-6 साल पहले टीवी से कुछ प्लेस किए, हमने बहुत सारे इतने खूबसूरत रिश्ते हैं जिसको पामाल कर दिया। बाप का, माँ का, मैंने जितने भी ड्रामे देखे, माँ को एक डायन बना दिया उन्होंने। इतना मुअज़्ज़ज़, इतना खूबसूरत रिश्ता है, आपको नेगेटिव ही दिखा दिया उसको।
ये क्या था आपको पता है, ये सारा बैकग्राउंड हमारा इंडिया से चला। ये ग्लैमर उनके ड्रामा में, वो फिल्म थे ना, फिल्म के लोग थे, उनको तो ड्रामा कोई था नहीं। उन्होंने तो जो ड्रामा देखा हमारे से सीखा उन्होंने ड्रामा। लेकिन जो डायरेक्टर्स आए वो फिल्म के आए, तो टेक्निक भी फिल्म की, एटीट्यूड भी, और कमर्शलिज्म बहुत ज़्यादा डाल दिया। हमारे पीटीवी पे इतना नहीं होता था कमर्शियल पे, सोशल ड्रामे होते थे बड़े खूबसूरत, जो आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे बहुत इजीली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अब ड्रामे हैं, मैं तो नहीं देखता किसी के साथ, फैमिली के साथ नहीं बैठ के देखे जा सकते। ये हमने लूज़ किया बहुत। लेकिन आप ये कह रहे हैं ना, जिस तरह मैंने भी कहा कि मॉरल्स की हम बात नहीं करते, लेकिन आपने कहा कि बहुत खूबसूरत रिश्तों को बहुत नेगेटिव करके दिखाया Exactly. गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले जब हम बात करते हैं तो हमारे माशरे में इतनी बुराई भी नहीं थी? अगर आज हम बुराई दिखाते हैं तो वो बुराई हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती है। फिर हमारी कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो हकीकत से बहुत करीब होती हैं। जिस तरह अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे ड्रामाज बने जहाँ पर ख़वातीन को हरासमेंट का सामना, बच्चियों के साथ रेप के वाक़यात, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ठीक है, नेगेटिविटी हम दिखा रहे हैं, मॉरल्स हम नहीं दिखा रहे, लेकिन ये हमारी सोसाइटी भी तो ऐसी हुई है ना, हम तो वही दिखा रहे हैं जो हो रहा है। हमारी सोसाइटी ऐसी ही थी पहले भी, लेकिन हम दिखाते नहीं थे। नहीं हम दिखाते नहीं थे, बिकॉज देयर वाज जस्ट वन टीवी। अब सोशल मीडिया ने इसको, जो इंटरनेट और ये जो शुरू हुए ना यूट्यूब वगैरह, इन्होंने हाईलाइट्स कर दिए। अब जो वहाँ से देखा, अब टिकटॉक है, टिकटॉक पे जो लड़की आती है उसको फिल्म में भी ले लेते हैं, ड्रामा में भी ले लेते हैं। तो मीडिया यूज़ किया ना उन्होंने। मीडिया यूज़ करने से नुकसान ये होता है कि वो ऑथेंटिक लोग नहीं है। एक हिट हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, आप छलांग लगा दी आपने 200 मंजिल से, पानी के अंदर बच गए तो आप हिट हो गए, मर गए तो ख़त्म होगी कहानी। ये हो रहा है। सोशल मीडिया ने हमें अवेयरनेस तो बहुत दी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका नुकसान भी है ना कि आप कुछ रिश्ते उनको अवॉइड भी कर सकते हैं। चले, मैं अगर ऐसे कहूँ कि बिकॉज आई एम नॉट इन फील्ड राइट नाउ, इस तरह के मैं कोई ड्रामे नहीं कर रहा, लेकिन हम फिर भी ये देखते हैं कि हमारे सामने जो कुछ भी है हो रहा है, हम उसको दिखा भी तो नहीं सकते। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है हमारे माशरे में, अब वो दिखाते हैं। अब करप्शन पे बात करते हैं, कोई नहीं करता। जो चीज़ दिखाने वाली है वो दिखाएं, जिससे इस्लाह हो, जिससे कोई फ़ायदा, आपको फ़ायदा हो, मुझे फ़ायदा हो। लेकिन देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें अगर हम देखें कि बाज़ औक़ात इस तरह के ड्रामास भी दिखाए गए कि घर के फ़र्द से ही, जो आपका बड़ा क्लोज ब्लड रिलेशन है या आपके घर वाले उस पर बड़ा एतबार कर रहे हैं, वही बंदा आपकी बेटी पर बुरी उसने नज़र रखी हुई है, बच्चियों पर। अब इस तरह से ये है कि पेरेंट्स, आपको नहीं लगता कि अवेयर हो गए हैं, उनको अवेयरनेस मीडियम भी दिया जा रहा है कि वो अवेयर हों कि ऐसे रिश्तों से आपने कॉन्शियस रहना है? सो आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ें हो रही हैं? नो डाउट नेगेटिविटी हम बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, इसकी कोई रेशो सेट होनी चाहिए कि अगर इतने ड्रामाज ऐसे हैं तो इतने मॉरल्स पर मबनी हो। लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज़ें क्या ज़रूरी नहीं है, वक्त का तकाजा नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, 101% है। लेकिन आप ये देखें, फिर वही बात आ जाती है कि ये चीज़ें पहले भी होती थी। अब हमें मोबाइल ने बड़ा एक्टिव कर दिया है। हर चीज़ तो मोबाइल पे, हर बच्ची के पास मोबाइल, हर बेटे के पास, बच्चे के पास। वो आपके रिश्तों से वैसे ही दूर होते जा रहे हैं। अब जाके बैठे हैं तो मोबाइल में लगे हुए, आपसे वो बात नहीं करती। मोबाइल एक बजाय कि हम उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करें, हम उसको नेगेटिव लेते हैं, उसका मिस यूज़ करते हैं। उसका अवेयरनेस जहाँ तक आप बनने बात की, बहुत खूबसूरत बात की आपने कि होता भी यही है कि हमने जितने भी ये हालात देखे हैं, ये पहले भी होते थे। अब मीडिया की वजह से चूँकि बहुत ज़्यादा हो गया है तो हम लोग ज़्यादा देखते हैं, लेकिन फिर भी हम किसी हद तक कंट्रोल करके इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं होता कि आपने अगर सपोज अगर रेप सीन दिखाना तो रेप सीन, आप उसको टेक्निकली भी चीज़ें दिखा सकते हैं। आप बहुत से ऐसे, मैंने एक ड्रामा कर रहा था पीटीवी पे, आबिद अली साहब थे मेरे से, तो मैं अंदर से एंटर होता हूँ तो मैं, छोटा भाई है साथ बैठा हुआ, तो मैं कहता हाँ भाई बच्चों में क्या ये आप दोनों में क्या साजिश हो रही है। बट यू बिलीव दैट कि दैट वर्ड, उन्होंने कहा ये ऑन एयर नहीं जा सकता, साजिश का लफ्ज़ ऑन एयर नहीं जा सकता। तो सब टाइम आपका एक स्क्रिप्ट इंचार्ज भी होता है ना, जो आपकी तब के लोग भी पढ़े लिखे थे, इन चीज़ों को समझते थे। आजकल तो मैं ये अभी ब्रेक में भी आपसे बात कर रही थी कि जो डाइजेस्ट में ख़वातीन
किस्तवार कहानियां लिखती थी, अब वो उठा के सोप्स लिखने लग गई हैं। सो ऑब्वियसली जो बेटा करे भी soap लेवल लिखी है वो कॉम्प्रोमाइज तो हुआ है। हुआ है, लेकिन बिल्कुल। आप ये देखें कि आपको नहीं लगता हमारे लोगों के मिजाज बहुत ज्यादा बदले हैं बहुत ज्यादा। ओवर द इयर्स? वो देखना पसंद करते हैं, जिस चीज में ग्लैमर होगा, स्पाइस होगा, नेगेटिविटी होगी, उसकी रेटिंग ज्यादा ऐसे ही होगी। होता जिसका है। कंटेंट सीधा सीधा होगा, उसमें बड़े रख रखाव से बात की गई होगी, तो लोग उसको फिर रेटिंग ही नहीं मिलती। फिर ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए तो आपको रेटिंग रिक्वायर्ड है। तो एग्जैक्टली, तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि अब कमर्शियलिज्म डाल दिया है। हाँ, पीटीवी में जब था तो कमर्शियलिज्म का कोई लेकिन ख्याल ही देखिए नहीं रहा पीटीवी में शायद आज भी कमर्शियलिज्म नहीं, पीटीवी को फर्क नहीं था। नहीं पड़ता कि पड़ता, हमें पैसा Exactly, आ वो रहा है या गवर्नमेंट नहीं के नहीं आ रहा है, पैसे government मिल का। रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है नहीं मिल रही, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी हमें वो जो आपकी वाली बात है कि डाइजेस्ट राइटर, इनसे बचना चाहिए। आप नाम लें, आजकल का एक दो बड़े राइटर्स आपको नजर आएंगे, बाकी तो कोई राइटर्स ही नहीं है फिर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हम आज की टीवी इंडस्ट्री की बात करें या अपनी ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें, सो चैलेंजेस क्या क्या हैं, हमें मज़ीद इसको आगे कहाँ ले जाने की ज़रूरत है? नहीं, मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं करता किसी चीज़ से भी, क्योंकि वो वाली बात कि कमर्शियलिज्म इतना हो गया है कि आपने डालना ही डालना है। पहले आते थे नहीं, मीडियोकर से चैलेंजेस की वही मैंने पूछा ना, हाँ। आपके नज़दीक चैलेंज क्या है? हमारे नज़दीक चैलेंज ये है कि इसकी इसलाह की जाए, इसको बाकायदा स्क्रिप्ट को ऑडिट किया जाए, स्क्रिप्ट देखा जाए कि स्क्रिप्ट में क्या है। देखिए ना, आप किस किस लोगों के लिए ड्रामा बना रही हैं? जो 2-4% बहुत अमीर मेरे हैं, हम तो गरीब लोगों में से शामिल होते, हमारे लिए तो ड्रामे नहीं बनते। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े महल दिखाना, और फिर अब देखो ना कंप्रोमाइज़ की बात जहाँ आती है, क्या शादियों पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है कि लड़की कहती है जी मैंने बड़े भाई से नहीं, मैंने छोटे भाई से शादी करनी है, वो डिवोर्स ले लेती है। अब डिवोर्स का वर्ड भी बच्चे को पता चल गया कि व्हाट इज अवेयर डिवोर्स। हमने बहुत कर दिया बहुत ज्यादा है, कर लेकिन दिया। अगर आप ये देखें कि अब हम हम- इस मीडियम से रोकना चाहें तो फिर सोशल मीडिया तो देखिए- अवेलेबल है बच्चों के देखिए लिए। मैं आपको बताऊं, हम लोग वापस नहीं आ सकते। जिस डगर पे चले इसकी इंतहाई कुछ और होगी। जहां हम चल चुके हैं बड़ा मुश्किल है वापस आना यहाँ से। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि हम ड्रामास में मॉरल्स और एथिक्स की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो हम ड्रामा में दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली ये मुआशरे में जो कुछ हो रहा है वही दिखा रहे हैं, मुआशरा बुरा है या ड्रामाज में ज़्यादा बुरा करके दिखाया जा रहा है? मेरा ख्याल है माशरा बुरा है। माशरे में बहुत सारी अच्छा देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं कोई मतलब क्राइम बहुत बड़ा कर रहा है तो वो बुरा हो गया है। आप ट्रैफिक की देख लें, बात ट्रैफिक से आपको पता लगता है माशरा किस तरह चल रहा है। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, एक मोटरसाइकिल वाला आ जाएगा, रिक्शे वाला आ जाएगा, आपको वो जो फास्ट लेन है उसमें आ जाएगा। माशरे ने अपनी लाइन नहीं समझी हुई। माशरे को चाहिए कि समझें, कानून ऐसा हो कि जो उसको फॉलो करे कि अगर इसी लेन में जाना है तो इस तरफ टर्न नहीं करना, कोई इंडिकेटर वगैरह देना, कुछ नहीं। हम लोग बगैर इंडिकेटर के चली जा रहे हैं अपनी लाइफ में, लेफ़्ट राइट हमें नहीं पता क्या, वी आर गोइंग जस्ट स्ट्रेट, बिकॉज हमने देखा ही नहीं है कि पीछे क्या है। हमें मुड़ के भी देखना चाहिए कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम कहाँ से आए हैं। हम अच्छा, उसको अभी भूल आप इस्लाह की अगर हम बात करें, और आपको क्या लगता है कि वो इस्लाह किस तरह से लाई जा सकती है, उसके लिए कोई सजेशन जो आपके माइंड में हो? जी मेरे है, बिल्कुल है। उसमें आप सबसे पहले तो अपना कानून जो है ना उसको सख्त करें। देखें जिस मुल्क में कानून में, अगर 25-26 साल न्यूयॉर्क में रहा हूँ, यहाँ से सारे वही पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं, वो कोई चीज़ नहीं बाहर ऐसे करके फेंकते, बनाया मैंने उन्होंने कानून, सज़ा देंगे। यहाँ सज़ा कोई नहीं है। यहाँ करप्ट माशरा हमारा है, करप्ट सारे सियासतदान, करप्ट सारा सिस्टम है हमारा। कुछ नहीं आप कर सकते, जो मर्जी कर लें आप कुछ नहीं कर सकते। इस्लाह करनी है तो पहले वो एक लाइन बनाएं कि इस लाइन पे आपने चलना है, और कॉम्पिटेंट लोगों को रखें। एग्जैक्टली यही होना चाहिए। हाँ। पकड़ के ना ला देंगे ये आपके। अब हम देखें ना, अब वो आई डोंट नो कि मैं वो पॉलिटिकल चला जाता हूँ, फिर मुझे करनी नहीं चाहिए बात। हमारे माशरे में अपने आजकल क्या हो रहा है, हम पिछले 1 साल से मैं न्यूयॉर्क से वापस आया हूँ ऑलमोस्ट, मुझे सारे कहते हैं आप छोड़ के क्यों आए वहाँ से न्यूयॉर्क। मैं मेरा इस्टेब्लिश बिजनेस था माशाल्लाह। मैं कह नहीं यार, मेरी फैमिली यहाँ थी, मेरे बेटी थी, एक ही बेटी है मेरी ना, मेरी वाइफ की डेथ हो गई हुई है, तो मैं कहता हूँ मेरी बेटी है, बच्चे हैं उसके, बस मेरा दिल कर रहा था, आई वाज मिसिंग पाकिस्तान। फिर मेरा काम यहाँ थे, मैंने 40-45 साल टीवी पे ही काम किया ना, तो कुल्हार तरखान हो नहीं, दूसरा काम कर नहीं सकता, जो काम आता है वही करना है, तो मैं आ गया।
लेकिन अब जब मैं देखता हूँ ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन आजकल जिस तरह से ड्रामास बन रहे हैं जिसमें ग्लैमर बहुत ज़्यादा है, इस तरह से आप कंफर्टेबल होते हैं या आइंदा भी होंगे पार्टिसिपेट करने में, एक्ट करने में? डेफिनेटली आई विल और मैं कर भी रहा हूँ। मैं एक अपना सीरियल लिख भी रहा हूँ, ज़िंदगी खो गई, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, वो खुद करूँगा, प्रोड्यूसर डायरेक्ट भी करूँगा। लेकिन अभी मैं जो बात वो हो रही है ना कि हम लोग सिस्टम में आ जाते हैं, हमें सिस्टम में आए हुए हैं, बुरा हो गलत हो, अच्छा हम उस सिस्टम में चलना फाइनल पड़ेगा। रिमार्क्स आपसे लेना चाहूँगी, क्विकली क्या कहना चाहेंगे एट द एंड ऑफ दिस सेगमेंट, इस्लाह के हवाले से या नौजवान नस्ल माशरा के ठीक कर हवाले से? लें, माशरे को ठीक कर लें, इस्लाह करें अपनी, कानून बनाएं, कोई अपनी निज़ाम जो अदलिया का निज़ाम है सही करें, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच असद नज़ीर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम खेल और खिलाड़ी की बात करेंगे और 76 इंडिपेंडेंस डे की तकरीब के मौके पर ख़वातीन और मर्दों की वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया। और चैम्पियनशिप जो थी पंजाब यूनिवर्सिटी के तारीखी ओल्ड कैंपस में मुनक्किद हुई और इस मुकाबले में मर्द भी शामिल थे, ख़वातीन भी शामिल थी, इसका हिस्सा थी। और सहर शफीक ने इसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाकर पहली पोजीशन अपने नाम की। इस वक्त सहर शफीक जो कि वेट लिफ्टिंग चैम्पियन है, हमारे साथ शो का हिस्सा है। सहर के साथ साथ इनकी कोच नीलम नियाज भी मौजूद है जो कि खुद 7 गेम्स की नेशनल चैम्पियन है और इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं। आई वेलकम बोथ ऑफ यू इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सहर, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने ये चैम्पियनशिप और इसमें पहली पोजीशन अपने नाम की। कितना डिफ़िकल्ट ये मुकाबला था और इसकी प्रैक्टिस कितनी डिफ़िकल्ट रही? मुकाबला मतलब कि काफ़ी टफ था और इसकी प्रैक्टिस मैंने काफ़ी मैक्सिमम 1 मंथ में की है, इसलिए फिर हमारे कोचेस ने भी बहुत हमारी हेल्प वगैरह की, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, तो इसलिए इस मुकाम पे पहुंच पाई। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, गेम्स में आपको कितनी दिलचस्पी है और कब से है? मैं मैट्रिक में थी, मुझे तब से था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ। फिर फैमिली को कहा, फैमिली ने मेरी फैमिली में सब वेट लिफ्टिंग वगैरह में है, तो उन्होंने कहा कि स्पोर्ट की फैमिली ने, फिर मैंने भी वेट लिफ्टिंग ज्वाइन की, तो इसलिए मुझे शौक अच्छा, पैदा जब हम होता वेट गया। लिफ्टिंग की बात करते हैं, बेसिकली इसमें करना क्या क्या पड़ता है और एक खातून के लिए भी वही क्राइटेरिया होता है जो एक मर्द के लिए होता है, या मर्द अगर वेट लिफ्टिंग में हो तो उसके लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, खातून के लिए डिफरेंट होती है? सबसे पहले तो ये कि करना क्या पड़ता है एग्जैक्टली? ख़वातीन के लिए तो ये होता है ना कि उन्होंने किया है वो आगे जाएँ, फिर कल को होता है, मर्दों के लिए भी होता है, लेकिन उम, मेरे तक ख़्याल से तकरीबन बराबर ही होता है बिल्कुल दोनों ठीक में। हो गया। इनकी कोच नीलम भी हमारे साथ मौजूद है। नीलम, आप बताइएगा ये वेट लिफ्टिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है? बीइंग द कोच आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी सहर पे? जी बिल्कुल, वेट लिफ्टिंग जो है ये बहुत ज़्यादा टफ गेम है। जब कोई भी सुनता है तो वो कहता है कि ये तो मर्दों वाली गेम है, ये लड़कियां तो कर ही नहीं सकती। तो स्पेशली जब मैं 2013 में फ़र्स्ट नेशनल मैंने पार्टिसिपेशन किया था तो मुझे सब सुन के कहते थे कि ये तो लड़कों वाली गेम है, तुम ना खेलो, इसमें हाइट छोटी रह जाती है, इसमें लेडीज़ के लिए बहुत सारे इश्यूज़ बन जाते हैं, बहुत मसले मसाइल लाइफ में आ जाते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से मैं इसमें खुद भी पार्टिसिपेशन कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। उसके साथ साथ कोचिंग भी हम लोग, जो जूनियर बच्चे आ रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ, उनको हम लोग कोचिंग भी दे रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट ये है कि वेट लिफ्टिंग जो है ना, ये पावरफुल गेम है। इसमें आप लोगों ने अपनी टेक्निक के साथ वेट को लिफ्ट करना होता है। तो जब आप एक टेक्निक के साथ वेट आपको को कोई लिफ्ट, वजन बताया जाता है कि इतना वजन आपने उठाना है? सर, आपने कितना वजन उठाया? मैं क्लीन एंड जर्क 60 केजी कर लेती हूँ और स्नैच 50 केजी। अच्छा, ये क्या है, ज़रा ये जिस तरह से थोड़ा जी सा बिल्कुल, explain करें। क्लीन एंड जर्क जो है वो आपने नीचे से वेट को लिफ्ट करके शोल्डर पे रखना होता है, उसके बाद ऊपर जर्क करनी होती है। जब आप जर्क करके थोड़ा सा स्ट्रे करते हैं, आपको जब अंपायर कहता है कि डाउन, तब आपने लिफ्ट को फेंकना होता है। अदरवाइज़ अगर आप पहले से फेंक देते हैं आपकी लिफ्ट फेल हो जाती है। ये होती है क्लीन एंड जर्क। और जो स्नैच होती है वो आपने वेट को डायरेक्ट ऊपर लेके जाना होता है, लिफ्ट करना होता है आपने, वो होती है स्नैच। और सबसे ज़्यादा स्नैच मुश्किल है या जो दूसरी आप क्लीन एंड जर्क कह रहे हैं वो मुश्किल है? देखिए, मुझे जितने साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड भी हूँ, मेरी माशाल्लाह से एक बेटी भी है, बेटा भी है। मैंने अपने वलीमे से नेक्स्ट डे कंपटीशन खेला था, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया। उसके साथ साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरा बेटा 4 माह का है, तो स्टिल मैं अपनी गेम को कंटिन्यू रखा वो हुआ अब है। आप इतनी रवां हो गई हुई हैं जी, कि अब इसलिए आपको मेरे कोई लिए चीज़ मुश्किल नहीं लगता लगती। बिल्कुल। सर, आप को क्या लगता है ये कितना मुश्किल था आपके लिए? और ऑब्वियसली जब आप किसी भी ऐसे गेम में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लग रही होती हैं,
वज़न उठाना, और फिर आपकी, मैं अपनी भी सेहत देख रही हूँ तो कोई मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा आप हैं, यू आर स्किनी स्मार्ट, सो इसमें अपनी डाइट का कितना ख्याल रखना पड़ता है? इसमें ये होता है कि खाना वगैरह खाया जाए टाइम पे, और जो डाइट हमें बताई जाती है अंडे दूध वगैरह वो टाइम पे लिया जाए। तो ये सब आपने किया? जी किया। इसकी प्रैक्टिस आपने कितना अरसा की, और फिर आपने ये 60 kgs और वो जो आप दूसरा बता रही थी वो आपने उसको लिफ्ट कर लिया? मैंने 2020 में किया था स्टार्ट। उसके बाद मैंने कोशिश करती कि फिर जब कंपटीशन आया तो सर ने हमें और ज़्यादा मेहनत कर, तो महीने में मतलब कि हो गया था। अच्छा, 1 महीने जी, में आपने जी। ये इसका किया। अच्छा, ये जो कामयाबी आपने ऑब्वियसली समेटी है, इसका क्रेडिट अभी किसको देना चाहेंगी? आगे क्या करना चाहती हैं? मैं आगे मज़ीद इसी को लेकर चलूँगी। इसका क्रेडिट ये है कि मेरे कोचेज़ को भी जाता है, मेरे घर वालों को भी जाता है कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरे कोचेज़ ने मेहनत करवाई और मैं इस मुकाम पे लेकिन पहुंची। इसमें देखिए, शौक का डेवलप होना वो किस हद तक मैटर करता है, यानी कि मतलब वज़न उठाना और इसके लिए पैशन होना, क्योंकि हर कोई तो कर नहीं सकता। जी। तो आपको क्या चीज़ थी जो मोटिवेट करती थी? मुझे यही था कि मैं अपने घर वालों को कुछ बन के दिखाऊँ। मेरे पापा को बहुत था कि मेरी बेटी कुछ करे और कुछ बने, तो इसलिए फिर मैंने इसका अपने अंदर शौक़ पैदा किया और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की। और मैं सही। आप कब से ये गेम्स और ये स्पोर्ट्स वगैरह में इन हैं? कितना अर्सा हो मुझे गया? तकरीबन 18-19 साल हो गए हैं नेशनल खेलते हुए, डिफरेंट गेम्स की। साइकिलिंग की चैम्पियन रही, फिर कराटे की, वुशु, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग। ये सिर्फ ये था कि एक शौक के तौर पे गेम्स को मैंने कंटिन्यू रखा हुआ था। बट एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैंने फिर सोचा कि आपके पास जॉब होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप, क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स जो है वो कोई सी भी ले लें तो हर स्पोर्ट्स को देखा जाए तो वो अपनी अपनी जगह पे महंगी गेम है। इसी तरह ही अगर वेट लिफ्टिंग को देखा जाए तो इसमें स्पेशली आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। डाइट में आप लोगों को मटन, बीफ, एग्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों को दूसरों से हट के यूज़ करनी पड़ती हैं। इसमें आप लोगों को फ़ैट जो है ना वो नहीं बॉडी पे आने देना चाहिए। तो इसलिए जो है मुझे इतने सालों से खेलती आई थी, फिर मेरा माइंड था कि ये जॉब होना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर पाकिस्तान वापडा की तरफ से मुझे जॉब मिली। पाकिस्तान वापडा हाइडल की तरफ से मैं परफॉर्मेंस दे रही हूँ अपनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल अब मैं मैसेज भी यही देती हूँ कि अगर हमारे जितने स्पोर्ट्समैन वुमेन हैं, अगर उनके लिए जॉब जो है वो कंटिन्यू की जाए, कि उनको रेगुलर जॉब दी जाए, अपॉर्चुनिटीज उनके लिए जी, हो तो वो ज़्यादा बढ़ आसानी चढ़ से कर पैदा हो जाए। इसके क्योंकि लिए हमारे हिस्सा लें। माशाल्लाह पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन। लेकिन इसके लिए येस, वेरी मच ट्रू कि जॉब्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप खेल भी तभी सकते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी तभी कर सकते हैं जब आपकी जेब में पैसा हो, और पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ऑब्वियसली सर्टेन लेवल के बाद आपको स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं, लेकिन उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कोई ना कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस है तो उसके लिए देयर मस्ट बी सम जॉब अपॉर्चुनिटी, जो कि प्लेयर्स के लिए लाजमी तौर पर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच नीलम फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सहर, ऑल द वेरी बेस्ट, आप जो भी आगे करना चाहती हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।